नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली कैबिनेट में मंजूर होगी आयुष्मान योजना। महिला आरक्षण के विरोधियों को मिला सबक। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध, लेकिन अभी तक साफ नहीं है गठबंधन की तस्वीर। सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से अंतिम सुनवाई करेगा शुरू। 200 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। यूएई में ईरान के ड्रोन हमले में घायल 3 भारतीयों पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। ऐसी घटनाएं मंजूर नहीं, बातचीत से हल निकालने पर जोर। और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का 3 दिवसीय भारत दौरा आज से। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे वार्ता। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है और इसके साथ ही भाजपा ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के शासन का अंत कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट पर जीत दर्ज की और एक सीट पर वहीं कांग्रेस और जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीट पर जीत हासिल की। माकपा भी अपना खाता खोलने में सफल रही है। माकपा और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट ने एक सीट पर जीत दर्ज की। फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीटों के परिणाम आए और इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीत के बाद भाजपा कार्यालय में संबोधन में कहा कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल की जनता को ये जीत समर्पित है। भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का बंगाल की जनता ने मौका दिया है। तो बंगाल की जनता को जीत समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन होगा। बंगाल की जनता ने भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का मौका दिया है। बंगाल अब भयमुक्त है और विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली है। बंगाल में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बंगाल में कार्यकर्ताओं ने अनगिनत अत्याचारों का सामना किया, लेकिन नहीं डिगे। महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं का यह हौसला नहीं टूटा। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना होगी लागू, तो महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि अब तक महिलाएं जो असुरक्षित महसूस करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन की जो समस्या है वो जो है खत्म हो जाएगी। और पहले ही कैबिनेट में आयुष्मान योजना को लागू करने का वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार बंगाल में अब डर का नहीं बल्कि लोकतंत्र जीतता हुआ वहां पर नजर आया है। डर का माहौल नहीं है, भयमुक्त हो गया है अब बंगाल। तो बंगाल भयमुक्त है और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गारंटी दी है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह दिल्ली स्थित सीआर पार्क में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए और इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया।
माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है, उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पार्टी टीवीके के प्रमुख फिल्म अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। और इसके साथ विजय आज राजधानी चेन्नई में अपने पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त विधायकों के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। तो विधायकों से मुलाकात करेंगे विजय। विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखा है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। तो तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है टीवीके और उसके प्रमुख फिल्म अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ आज विजय राजधानी चेन्नई में अपनी पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त विधायकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी रहेगा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है और एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ और असम गण परिषद एजीपी को 10-10 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल की है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं, जबकि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल ने 2-2 सीटें हासिल की हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग को 89,434 मतों से हराकर लगातार छठी बार जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा भाजपा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,181 मतों के अंतर से हार गए। और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत के साथ 10 साल बाद सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22, केरल कांग्रेस को 7 और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। केरल कांग्रेस, जैकब रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी और केरल स्टेट कमेटी को 1-1 सीट मिली है। यूडीएफ से संबद्ध 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हासिल करने में सफल रहे हैं, तो वहीं माकपा के नेतृत्व वाले वाम एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा है। माकपा को 26, भाकपा को 8, राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार खाता खोलते हुए 3 सीटें हासिल की हैं। और केरलम में त्रिवेंद्रम रोड पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। केसी वेणुगोपाल के पोस्टर लगने से कई मायने हो सकते हैं। वो कांग्रेस नेता और संगठन महासचिव भी हैं। उनके पोस्टर लगाने का मतलब आमतौर पर यह हो सकता है कि पार्टी अपने बड़े नेता की मौजूदगी या प्रभाव दिखा रही है। और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने बहुमत हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एआईएनआरसी ने 12 सीटें और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 4, अनद्रमुक और एलजेके ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1, द्रमुक 5 सीटों पर विजयी हुई है। और तमिलनाडु में भारी जीत हासिल करने वाली सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कशुगम यानी टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2 सीटें जीती हैं। एनवाईएमके ने 1 सीट और 3 निर्दलीय उम्मीदवार ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। थटन चावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विजयी हुए हैं। असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वार करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अब जब चुनावी परिणाम कांग्रेस के हक में नहीं है तो वो चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगी है। जब कांग्रेस पार्टी केरल में चुनाव जीतती है तो वे चुनाव आयोग को विश्वसनीय और स्वतंत्र बताते हैं, लेकिन हार जाने पर उसी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से थकते नहीं हैं। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसने दशकों से विभिन्न राज्यों में चुनाव कराए हैं, जिनके परिणाम अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के पक्ष में रहे हैं। जनादेश जनादेश होता है, चाहे वो राजनीतिक सुविधा के अनुकूल हो या नहीं। तो विपक्ष पर बरसे हैं धर्मेंद्र प्रधान। और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर अपने पूर्व सहयोगियों और सांसदों के मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि जब से सांसदों ने आप छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तब से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चड्ढा के अनुसार क्रिकेटर हरभजन सिंह के घर के बाहर देशद्रोही लिखवाया गया और पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री का पानी का कनेक्शन काटकर बदला लिया गया।
आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। वहीं दूसरी तरफ सांसदों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के साथ ही राघव चड्ढा ने खुद की गिरफ्तारी और कार्रवाई की बड़ी आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने सीधे तौर पर आप सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि विजिलेंस और पुलिस का सहारा लेकर खेला जा रहा ये खेल बहुत खतरनाक साबित होगा। आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। पहले वो बोध गया पहुंचेंगे और उसके बाद आज ही दिल्ली आएंगे। कल दिल्ली में उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा और उसके बाद वो राजघाट जाएंगे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कल वे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान होगा। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। दौरे के अंतिम दिन वे मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे और मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। और भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में हुए हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह शहर फुजैरा पर हमले और उसमें 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य करार दिया है और निर्दोष नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की इस शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। भारत की प्रतिक्रिया उस घटना के 1 दिन के बाद आई है जिसमें फुजैरा के एक प्रमुख तेल उद्योग के क्षेत्र में ड्रोन हमले के कारण आग लग गई थी। इस घटना में 3 भारतीय घायल हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि फुजैरा पर हुआ हमला अस्वीकार्य है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। भारत सरकार ने सभी पक्षों से तत्काल हिंसा रोकने की अपील की है। नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि भारत इस स्थिति से निपटने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है ताकि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए मुक्त और निर्बाध नौवहन और व्यापार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो सभी पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने लिखा है कि यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत यूएई के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और बातचीत, कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और विदेश मंत्री एस जयशंकर जमैका, सुरिनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने किंगस्टन में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस जेएम से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन संदेश दिया। दोनों नेताओं के बीच राजनीति और आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत जमैका संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के जमैका के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका को भारत की ओर से 10 भीष्म क्यूब उपहार स्वरूप भेंट किए और इस मौके पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस जेएम, स्वास्थ्य मंत्री क्रिस्टोफटन और विदेश मंत्री कामिनाज स्मिथ भी मौजूद रहे। भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल प्रणाली आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान तुरंत तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। जमैका के लिए ये क्यूब आपात स्थिति से निपटने में बहुत ही मददगार साबित होगी। भीष्म क्यूब का उपहार दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती, आपदा तैयारियों को लेकर प्रतिबद्धता और नवाचार के परिणाम का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका में उद्योग और व्यापार जगत के हस्तियों के साथ बातचीत की। एस जयशंकर ने विविधता, विश्वसनीय साझेदार, गहरे व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता के महत्व को प्रमुखता के साथ सामने रखा। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों संभावनाओं के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का और अधिक सक्रिय रूप से पता लगाने की जरूरत पर बल दिया। एस जयशंकर ने बैठक के आयोजन के लिए उद्योग मंत्री सीनेटर हिल ऑबिन का आभार प्रकट किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिनाज स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी अहम बैठक की और इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत जमैका संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। भारत और जमैका ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए नए रास्ते पहचाने हैं और इस दौरान आपसी सहयोग के तहत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में हुए हालिया एमओयूज को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट आईयूएमएल की प्रमुख याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीएए का उद्देश्य आपको बता दें कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो कि 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने 2019 से 2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए थे। पीठ याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेगी और केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। और आपको बता दें, वियतनाम के राष्ट्रपति बिहार के गयाजी पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सीएम सम्राट चौधरी ने किया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक आगमन निश्चित ही हमारे भारत और वियतनाम के जो प्रगाढ़ संबंध हैं उनको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आएगा। तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो बिहार के गयाजी पहुंच गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया है। तो आपको बता दें, वियतनाम के राष्ट्रपति बिहार के गयाजी पहुंचे हैं और बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार से 7 मई को ये होने वाला है और इसे लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारी तेज कर दी गई है। वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 3 राज्यों में एनडीए की जीत के बाद गठबंधन बेहद उत्साहित है और इसी ऊर्जा के साथ शपथ ग्रहण को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की है।
पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है। संकेत दिए जा रहे हैं कि बीजेपी विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। युवा और महिलाओं को सम्राट कैबिनेट में विशेष स्थान मिल सकता है। सम्राट चौधरी की नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का समावेश दिख सकता है। जदयू की ओर से नीतीश के भरोसेमंद पर ही फिर से भरोसा दिखाया जा सकता है और श्रवण कुमार के साथ अशोक चौधरी, सुनील कुमार और लेसी सिंह को फिर से मंत्री पद मिल सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की ओर से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस पार्टी से भी पुराने दोनों मंत्रियों को ही मौका मिल सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि राजू तिवारी भी रेस में है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से नाम लगभग तय है। रालोमो से दीपक प्रकाश और हम की ओर से संतोष मांझी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो पटना के गांधी मैदान में जो है तैयारियां तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होना है। पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।